हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है कॉमन एरर्स इन इंग्लिश। इस टॉपिक में हम सीखेंगे कि कैसे कई बार बिल्कुल सही दिखने वाले सेंटेंसेस में भी या तो कुछ गलती दी हुई होती है या इंग्लिश ग्रामर के कुछ टर्म्स का यूज हमने गलत किया हुआ होता है। तो शुरुआत करते हैं हम अपने पहले सेंटेंस से। हम लोगों ने अक्सर सुना है द बुक कंप्राइजेज ऑफ 5 चैप्टर्स। ये जो कंप्राइजेज वर्ड होता है, इसके साथ हमें ध्यान रखना है कि जो प्रीपोजिशन ऑफ लगा हुआ है वो कभी भी वर्ब की एक्टिव फॉर्म के साथ नहीं लगता है। एक्टिव फॉर्म का मतलब होता है जब हम वर्ब की फॉर्म डायरेक्ट फर्स्ट, सेकंड या थर्ड फॉर्म में लिख दें। पैसिव फॉर्म का मतलब होता है जब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इज, एम, आर, वॉज वर, शेल बी, विल बी, कैन बी, कुड बी, मे बी, माइट बी के साथ यूज करते हैं। तो यहां पर हम पहले सेंटेंस में देखते हैं, जब हम ये कहते हैं कि इस बुक में 5 चैप्टर है, तो इससे हमें पता चलता है कि अगर कंप्राइजेस के साथ ऑफ लगाना है तो वो पैसिव फॉर्म के साथ लगना चाहिए, एक्टिव फॉर्म के साथ नहीं लगना चाहिए। जैसे यहां पर हम पढ़ सकते हैं द बुक कंप्राइजेस 5 चैप्टर्स। द बुक इज कंप्राइज्ड ऑफ 5 चैप्टर्स। कंपटीशन में पूछे जाने वाले ये सेंटेंसेस बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें होने वाली गलतियों का कई बार हमें आमतौर पर अंदाजा भी नहीं होता है। तो पहला सेंटेंस हमें ये बताता है कि जब भी हम कंप्राइज वर्ब का यूज करें तो उसकी एक्टिव फॉर्म के साथ ऑफ ना लगाएं और उसकी पैसिव फॉर्म के साथ हमेशा ऑफ लगाएं। द बुक कंप्राइजेज ऑफ 5 चैप्टर्स। द बुक इज कंप्राइज्ड ऑफ 5 चैप्टर्स। इसका मतलब एक्टिव फॉर्म के साथ ऑफ नहीं है और पैसिव फॉर्म के साथ ऑफ लगा हुआ है। दोस्तों, दूसरी सीखने की चीज है हमारे लिए वर्ड एंटर। एंटर का मतलब होता है किसी भी चीज में एंट्री करना, किसी भी चीज के अंदर जाना। अगर हम फिजिकली किसी चीज के अंदर जाते हैं तो वहां पर हमें इनटू नहीं लगाना है। जैसे कि हमें पता है कि हमें इनटू मूवमेंट शो करता है जब कभी भी हम दो प्रीपोजिशंस का यूज एक साथ करते हैं, जैसे यहां पर इन और टू। इन दोनों प्रीपोजिशंस को एक साथ जोड़ने का मतलब होता है मूवमेंट। तो यहां पर मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं, कम इन। कम इन का मतलब है एंटर। आई केम इनटू द रूम। मैं रूम के अंदर आया था। आई एंटर्ड द रूम। दोनों में फर्क इतना है कि कम या गो के साथ हमने इनटू लिखा, जबकि एंटर के साथ हमें वो इनटू लिखने की जरूरत नहीं थी। तो यहां पर आप देखिएगा कि जब हम एंटर का यूज करते हैं तो किसी चार दीवारी के अंदर आने में या फिजिकली किसी चीज के अंदर जाने में हम एंटर अपने आप अकेला यूज करेंगे, जबकि हम किसी कन्वर्सेशन में, किसी डिबेट में, किसी डायलॉग में, किसी डिस्कशन में जब एंटर होते हैं तो वहां पर एंटर के साथ इनटू लगाना है। कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं। इन चीजों को हमें बहुत ध्यान से याद रखना है। तो पहला हो गया, जब हम कभी फिजिकली किसी चीज के अंदर जाएंगे तो एंटर इनटू के साथ नहीं लगना है, और जब कभी हम किसी डायलॉग, कन्वर्सेशन, मेंटली किसी चीज में एंटर करेंगे वो चीज के साथ हमेशा एंटर के बाद इनटू आएगा। हमारा थर्ड सेंटेंस है आई फाउंड ऑल द विंडोज ओपन। इस सेंटेंस में हम देख सकते हैं आई फाउंड ऑल द विंडोज, यहां पर लिखा हुआ है ओपन्ड, जबकि हमें यहां पर लगाना है ओपन। क्यों लगाना है? ओपन्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी कि पार्टिसिपल फॉर्म है। और जब हम इस तरह के सेंटेंसेस यूज करते हैं तो मैं ये कहना चाह रहा हूं मैंने खिड़की को खुला पाया या क्लोज, बंद पाया। तो ओपन या क्लोज यहां पे एज एडजेक्टिव यूज होंगे, यहां पर वर्ब का यूज नहीं करना है। इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ओपन को हटा करके यहां पर ओपन लिखना पड़ेगा। और आगे भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जब कभी भी मैं इस तरह के सेंटेंसेस में किसी भी तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच को यूज करूं तो वो एडजेक्टिव हो, ना कि वर्ब। फोर्थ सेंटेंस है ही बिहेव्स फ्रेंडली। ये फ्रेंडली कट जाना है दोस्तों, क्योंकि फ्रेंडली यहां पर नहीं लगेगा। फ्रेंडली एक एडजेक्टिव होता है। हमसे यहां बिहेव्स के बारे में पूछा गया है कि वो कैसा बिहेव करता है, तो मैं कहूंगा इन ए फ्रेंडली वे। इसका मतलब क्या हो गया, मुझे यहां पर बिहेव को मॉडिफाई करने के लिए किसी एडवर्ब को लगाने की जरूरत है, जबकि फ्रेंडली एक एडजेक्टिव होता है। तो आप लोगों को भी ये ध्यान रखना है, कई बार हम ये कह देते हैं कि वो बहुत फ्रेंडली बिहेव करता है। हम ये सेंटेंस गलत बोलते हैं, हमें कहना है वो फ्रेंडली वे में बिहेव करता है, क्योंकि फ्रेंडली एक एडजेक्टिव है और वो बिहेव के बारे में नहीं बता सकता, वो बिहेवियर के बारे में बताएगा। तो यहां से हमें पता चल गया कि हमें बिहेव्स के साथ एडजेक्टिव फ्रेंडली यूज ना करके इन ए फ्रेंडली वे एडवर्ब को यूज करना है, क्योंकि वर्ब को मॉडिफाई करने वाला एडवर्ब होता है, ना कि एडजेक्टिव। फिफ्थ सेंटेंस में हम देखेंगे आई रेड इट इन 1.5 आवर। दोस्तों, यहां पर हमें ये चीज देखनी है कि हमें आवर्स, ये 1 से ज्यादा है,
कई बार हमारे कंपटीशन में सेंटेंस आ जाता है, इसके पोर्शन इस तरह से डिवाइड कर दिए जाते हैं और हमसे कहा जाता है कि बताइए कौन से पोर्शन में गलती है, और अगर गलती नहीं है तो नो एरर लिख दीजिए। हम इसे पढ़ते हैं, आई रेड इट इन 1.5 आवर। 1.5 आवर मतलब 1.5 घंटा, 1.5 घंटा मतलब प्लूरल, तो वहां पे हम 1.5 आवर को टिक करके चले आते हैं। हमें ऐसा लगता है कि ये पूरा सेंटेंस सही है, जबकि आपको याद रखना है कि आर तो सिर्फ 1 के साथ लगेगा, 1 से ज्यादा जितनी भी क्वांटिटी होगी उसके साथ आपको प्लूरल फॉर्म आर्स लगाना है। नेक्स्ट 6 सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल पीपल आर नॉट हार्ड वर्किंग। कहने के, किसी भी चीज को कहने के 2 तरीके हैं। अगर मैं कहूं दुनिया के सारे लोग हार्ड वर्किंग नहीं हैं, इसका मतलब दुनिया के सारे लोग आलसी हैं, जबकि मुझे पता है कि ऐसा संभव नहीं है। सिर्फ इस नॉट को यहां लगा देने से मेरा सेंटेंस गड़बड़ हो गया। अगर मैं नॉट को यहां लगा रहा हूं तो ये अपने आप में कहता है कि दुनिया के सारे लोग हार्ड वर्किंग नहीं है, इसका मतलब दुनिया के सारे लोग लेजी हैं। जबकि मैं कहना यह चाहता था कि दुनिया के सारे लोग हार्ड वर्किंग नहीं है, इसका मतलब नॉट ऑल पीपल। नॉट ऑल पीपल मतलब सारे लोगों में से कुछ लोग। नॉट ऑल ऑफ यू, इसका मतलब आप सभी नहीं, आप में से कुछ। तो ये जब नॉट पहले लगता है तो इसका मतलब होता है बताई गई कैटेगरी में से कुछ। इसका मतलब यहां पे ये बता दिया गया कि दुनिया के कुछ लोग हार्ड वर्किंग नहीं है, दुनिया के कुछ लोग आलसी हैं। अगर कभी भी ये सेंटेंस कंपटीशन में मिलता है तो दिखने में तो ये बहुत आसान है, ऑल पीपल आर नॉट हार्ड वर्किंग, इसका मतलब ये दुनिया के सारे लोगों को लेजी बता रहा है, तो हम इस सेंटेंस को सही तो नहीं कह सकते। यहां पर नॉट की पोजीशन को सही करना पड़ेगा, नॉट को आगे लाना पड़ेगा, तब इसका मतलब हो जाएगा कि दुनिया के सारे लोग आलसी नहीं होते हैं, इसका मतलब कुछ लोग आलसी होते हैं। 7 सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नीदर और नॉर से जुड़ा हुआ है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, हम अक्सर कह देते हैं ही नीदर स्पीक्स इंग्लिश नॉर फ्रेंच, ही नीदर लाइक्स टी नॉर कॉफी। किसी ने हमसे पूछा इसमें क्या गड़बड़ है, हमें सब कुछ सही लगता है, जबकि इसमें क्या गड़बड़ होती है। अगर हम 2 चीजों की बात कर रहे हैं जैसे इंग्लिश और जैसे फ्रेंच, तो आपको एक चीज का ध्यान देना है कि जो नीदर है वो यहां कहीं ना लगे, वो हमेशा पेयर में लगे। जैसे फ्रेंच से पहले नॉर लगा है तो इंग्लिश से पहले नीदर लगना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दोनों के दूर पास हो गया नीदर नॉर। नीदर नॉर हमेशा जिन 2 चीजों की बात की जाती है या ईदर और जिन 2 चीजों की बात की जाती है बिल्कुल उनके साथ लगा हुआ होना चाहिए। इसकी ये पोजीशन यहां गलत हो रही है, इसकी पोजीशन यहां पे होनी चाहिए, तब ये इंग्लिश के पास हो जाएगा और नॉर फ्रेंच के पास हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, 8 सेंटेंस। आई सॉ स्ट्रेंज ड्रीम लास्ट नाइट। दोस्तों कभी भी हम सपना देखते नहीं है, हमें सपना आता है, क्योंकि इसीलिए कई बार हम कह देते हैं मेरे को रात को एक बहुत बुरा सपना आया। तो ये 100 वर्ड ड्रीम के साथ कभी भी आपको यूज नहीं करना है। ड्रीम के साथ हमेशा हैव यूज किया जाएगा। अगर प्रेजेंट है तो हैव, अगर पास्ट है तो हैड। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं कहूं मेरे को कल रात को एक सपना आया था तो आई हैड ए ड्रीम लास्ट नाइट, या मुझे एक सपना आया है, आई हैव ए ड्रीम। तो इस तरह की चीजों में आपको कहीं भी देखना, सी सॉ सीन का यूज ना करके हैव, हैड और हैड का यूज करना है। इसी तरह लास्ट 9th वाले सेंटेंस में देखिएगा, आई डिड 1 मिस्टेक इन डिक्टेशन। हम कभी भी मिस्टेक के साथ डिड ना लगाएं, आई मेड अ मिस्टेक। आई डिड ए मिस्टेक नहीं, आई मेड अ मिस्टेक, क्योंकि डिड, डू, डन ये मिस्टेक के साथ कभी भी यूज नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी कंपटीशन में ये सेंटेंसेस इस तरह से आते हैं तो बिल्कुल सही दिखने के बावजूद भी ये सेंटेंसेस गलत हैं और हमें इनका सही रूप पता होना चाहिए। तो इन 9 सेंटेंसेस में हमने देखा कैसे जनरल सी कुछ चीजें बहुत कॉमन होने के बावजूद भी हम उनके सही यूसेज के बारे में नहीं जानते हैं। अब हम अपने वीडियो के दूसरे भाग में कुछ और सेंटेंसेस देखेंगे जिनसे हमें ग्रामर की कुछ और गलतियों के बारे में जानने का मौका मिलेगा। तो पहले सेंटेंस में हमने देखा द बॉय केम इन स्लोली स्लोली। ये कभी भी दोनों का यूज हमें नहीं करना चाहिए, या तो हम इसके लिए ग्रेजुअली या फिर क्वाइटली वर्ड का यूज करते हैं। द बॉय केम इन क्वाइटली, इसका मतलब वो बहुत धीरे धीरे आ गया था। स्लो का मतलब भी धीरे होता है, तो हमने यहां पर स्लोली स्लोली को क्वाइटली से रिप्लेस कर देना है और हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। हर रूम्स विंडो इज ओपन, ये आपने अक्सर सुना होगा। रूम्स विंडो यानी कि कमरे की खिड़की। इस सेंटेंस में आपको रूम्स विंडो की जगह लिखना है द विंडो ऑफ हर रूम।
क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि जो एपोस्ट्रोफी एस लगता है वो लिविंग ऑब्जेक्ट्स के साथ लगता है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के साथ हमें इसका यूज नहीं करना चाहिए। रिटन इंग्लिश और स्पोकन इंग्लिश में जमीन आसमान का फर्क होता है। स्पोकन इंग्लिश में कई बार कुछ अनकॉमन चीजें भी सामने वाले के लिए सुनना जरूरी हो जाता है, या वो उसको सुनकर उसका सही मतलब निकाल लेता है, पर रिटन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है। इसीलिए हमें याद रखना है कि आगे से एपोस्ट्रोफी एस हम लिविंग ऑब्जेक्ट्स के साथ लगाएं। कैसे? निखिल्स पेन, निखिल्स कार, निखिल्स क्लास, इस तरह का तो चलेगा, पर आप कभी भी ये नहीं कह सकते कार्स सीट, कार्स बोनट। आपको कहना पड़ेगा द बोनट ऑफ द कार, द सीट ऑफ द कार, क्योंकि लिविंग ऑब्जेक्ट के साथ ही अपोस्ट्रोफी एस लगाना है, नॉन लिविंग के साथ अपोस्ट्रोफी एस ना लगा करके ऑफ वाली फॉर्म का यूज किया जाए। नेक्स्ट सेंटेंस है बीइंग इन ए हरी द डोर वाज लेफ्ट ओपन। ये मैंने आपको पहले ही बताया था। बीइंग इन ए हरी, जल्दी में होने के कारण दरवाजा खुला छोड़ दिया गया। दोस्तों, बीइंग जहां पर भी आता है वहां पर कॉमे के तुरंत बाद वो नाउन या प्रोनाउन आना चाहिए जिसके बारे में ये फर्स्ट वाली फ्रेज हमारी लगी हुई है। यहां पर जल्दी में कौन था? ही। बीइंग इन ए हरी ही लेफ्ट द डोर ओपन। ये ओपन वाला फिर से वही चीज आ गया। अगर आप इसे ओपन कर देते तो ये गलत हो जाता। आपको इसमें करना है बीइंग इन ए हरी ही लेफ्ट द डोर ओपन। यहां पर बीइंग वाले सेंटेंसेस में कॉमे के तुरंत बाद वो नाउन या प्रोनाउन आना चाहिए जिसके बारे में सेंटेंस की शुरुआत में बात की गई है। कई बार हम इस तरह से सेंटेंस लिख देते हैं, वो दिखने में सही होता है पर ग्रामेटिकली वो इनकरेक्ट होता है। फोर्थ सेंटेंस देखिएगा, इन द एंड दे रीच्ड देयर। हमें कई बार कंफ्यूजन होता है एट द एंड या इन द एंड, दोनों का मतलब आप ध्यान से समझिएगा। इन द एंड होता है किसी भी चीज का अंत, इन द एंड, इन द एंड मतलब अंत में, एट द एंड मतलब किसी चीज का एंड, जैसे एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द स्टोरी, एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम। तो ये उस प्रोग्राम का एंड, उस महीने का एंड, या उस तारीख का एंड, या जिस चीज के बारे में आप बात कर रहे हैं उसका एंड है, तब तो एट लगाइएगा। पर अगर आप अंत में कहना चाहते हैं किसी भी चीज के एंड में, तो वहां पर आपको इन दी एंड लिखना है। तो यहां पर इन दी एंड दे रीच देयर, अगर मैं एट बोलता तो मुझे करना पड़ता एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द स्टोरी, एट द एंड ऑफ द डिस्कशन। पर वहां पे इस तरह का ना होने से मेरे को सिंपल यूज करना है इन द एंड। उसके बाद हम और आगे देखते हैं, एनी ऑफ दीज टू बुक्स इज गुड। जब कभी भी हम दो बुक्स की बात करते हैं, जैसे मैंने यहां पर कहा कि इन दोनों में से कोई भी किताब अच्छी है, तो हम एनी वर्ड का यूज ना करें। एनी वर्ड का यूज हम तब करें जब हम दो से ज्यादा की बात करते हैं। अगर हम सिर्फ दो की बात करते हैं तो हम ईदर का यूज करें और सिंपल लिखें, ईदर ऑफ दीज टू बुक्स इज गुड। इसका मतलब एनी को हम रिप्लेस कर दें ईदर से। उसके बाद आ गया बोथ ऑफ देम डिड नॉट मीट टुडे। हम ये कहना चाहते हैं कि वो दोनों आज नहीं मिले थे। कोशिश करके जब हम दोनों के बारे में ही नेगेटिव सेंटीमेंट रखते हैं तो हमें बोथ ऑफ देम की जगह कर देना चाहिए नीदर ऑफ देम मेट टुडे। इसका मतलब अगर कोई सेंटेंस उसकी फॉर्मेशन नेगेटिव में जा रही है तो हम नीदर का यूज करें, अगर पॉजिटिव में जा रही है तो ईदर का यूज करें। मैं ये नहीं कह सकता ईदर ऑफ यू कैन नॉट मीट, मुझे कहना चाहिए नीदर ऑफ यू कैन मीट। इसका मतलब जब मैं नेगेटिव टोन में बात कर रहा हूं ईदर नीदर के सेंटेंस में, तो मुझे नेगेटिव टोन में नीदर और पॉजिटिव टोन में ईदर का यूज करना चाहिए। और जब मैं नीदर का यूज करूं तो मैं नॉट ना लगाऊं, जब मैं ईदर का यूज करूं तो मैं उसका सेंटेंस अलग तरीके से फ्रेम करूं। नेक्स्ट 7th सेंटेंस है, आई लाइक टू सिट इन द शेडो। हम कई बार शेडो से कंफ्यूज होते हैं। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम कभी भी शेडो में नहीं बैठते हैं, हम हमेशा शेड में बैठते हैं। शेड मतलब छाया, शेडो मतलब परछाई। कई बार मैंने लोगों को कहते सुना है मैं तो शेडो में बैठा था, मुझे ऐसी धूप नहीं लगी। तो हम शेडो में कभी नहीं बैठते, हम शेड में बैठते हैं। जब कभी भी कंपटीशन में कुछ इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं तो इन चीजों का मीनिंग हमें क्लियर होना चाहिए। हमारा लास्ट सेंटेंस है, व्हेन आई एंटर्ड द रूम आई सॉ अ बुक ऑन द ग्राउंड। हम कभी भी जब मैं कमरे में एंटर करा मैंने एक बुक को ग्राउंड पे पड़ा देखा। हम ग्राउंड और फ्लोर में फर्क करना जाने। ग्राउंड का मतलब होता है किसी भी बड़ा मैदान, किसी भी बड़ी जगह के बारे में बात करना, जबकि जब मैं कमरे के फर्श के बारे में बात करूंगा
तो मैं ग्राउंड ना कहूं, मैं फ्लोर कहूं। कई बार कंपटीशन में जब ये सेंटेंस आता है तो हम लोग जल्दबाजी में इसे सही समझ बैठते हैं, क्योंकि उस समय एग्जाम का इतना प्रेशर होता है, हमें ऐसा लगता है कि ये सेंटेंस तो अपने आप में सही है, पर ये सेंटेंस अपने आप में गलत है, क्योंकि घरों में फ्लोर होता है और घरों के बाहर ग्राउंड होता है। तो कई बार इन चीजों का यूज करने से पहले हमें हर चीज को बहुत सही तरीके से सोचना और समझना चाहिए। आज की क्लास में हमारे लिए इतना ही काफी है दोस्तों। अगली क्लास में हम कोशिश करेंगे कुछ और अच्छी ऐसी कंपटीशन से रिलेटेड चीजों के बारे में पढ़ने के लिए। तब तक धन्यवाद, गुड नाइट, थैंक यू दोस्तों।